हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लेसन नंबर फर्स्ट 10th क्लास का पहले कर चुके हैं, जिसकी 4-5 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 3 क्लास नंबर 10 का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में हम धातुओं तथा अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आइए अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 3 धातु एवं अधातु। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? इसने अभी तक बात की है कि जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर हम उनको धातु और अधातुओं में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित हैं, हम इनके कुछ गुणधर्मों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब है कि ऐसे गुणधर्म जिसको हम बिना रसायनों के देख सकते हैं या बता सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणधर्म के अंदर धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। तो इसने बताया है कि हम क्रियाकलाप करके देखेंगे 3.1 से लेके 3.6 तक। उसके लिए हमें ये धातुएं चाहिए, इन धातुओं के आप नमूने लीजिए। तो आइए क्रियाकलाप देखते हैं 3.1 के बारे में क्या बताया है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। हमने इन धातुओं के नमूने लेने सैंपल। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं वो देखिए। रेग माल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। जो हमने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम लिया था, इनको फिर साफ करना रेग मार के साथ और फिर देखते हैं क्या होता है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। तो हम देखते हैं कि रेग मार रगड़ने के बाद वो चमकने लग जाती है, चमक आ जाती है उनके अंदर। तो इसने बताया शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक क्या है कि जो धातुओं के अंदर जो चमक है उसको हम धात्विक चमक कहते हैं। उसके बाद है क्रियाकलाप 3.2। देखो इसमें क्या बताया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। वही धातुएं जो हमने 3.1 में ली थी वही लेनी है। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। हमने इनको काट के देखना है तेज धार वाले चाकू के साथ। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए और चिमटे के साथ हमने सोडियम धातु का एक टुकड़ा लेना है। सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसको सुखा लीजिए। तो क्या बताया है, फिल्टर पेपर लेके
इसको सुखाना है सोडियम को। ये गीला क्यों मिलेगा? क्योंकि इसको रखते हैं मिट्टी के तेल में या कैरोसिन ऑयल में। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल में इसको रखते हैं, इसलिए इसको सुखाना है। फिर उसके बाद है वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब इन सभी को हमने काट के देखना है, ऐसे ही वाच ग्लास पे रख के हमने सोडियम को काटना है। आपने क्या देखा? हम क्या देखते हैं कि आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्या देखा हमने कि जो धातुएं हैं नॉर्मली तो वो होती हैं कठोर, प्रत्येक धातु की कठोरता, कोई धातु कितनी कठोर होती है उसकी कठोरता है वो अलग अलग होती है। उसके बाद है क्रियाकलाप 3.3। देखो क्या बताया इसमें कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? एक बार हमने क्या किया, लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े ले लिए, लोहे के ऊपर रख लिया और उसके ऊपर हमें हथौड़े से उसकी पिटाई करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया करनी है, जो सभी धातुएं इसमें ली हैं ऐसे ही उनको पीटना है। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। तो आपने देखा भी होगा जो लोहार होते हैं वो लोहे को पीटते हैं तो क्या होता है, लोहे का आकार बढ़ जाता है। ऐसे ही इस क्रियाकलाप के बाद हम देखेंगे, आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं? तो आघात वर्ध्यता क्या होती है कि धातुओं को पीटकर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, तो इस गुण को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। तो सोना और जो चांदी है वो सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं, ये इनकी सबसे लंबी चादर बनाई जा सकती है। उसके बाद है क्रियाकलाप 3.4। उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आपने दैनिक जीवन में देखे हैं। तार, तो देखिए क्या बताया, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की अक्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होती है? तन्यता और तार दोनों तय से बनते हैं, याद रखना है आपने। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की अक्षमता, ये धातु से तार बनाए जा सकते हैं, तो उस अक्षमता को हम तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनकी चादरें बना सकते हैं और इनको आकार दे सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने या बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ये आ गया है क्रियाकलाप 3.5। क्रियाकलाप 3.5 तो क्या बताया है, एल्यूमिनियम या कॉपर का एक तार लीजिए। एक तार लेना कॉपर या एल्यूमिनियम का, क्लैप की मदद से इसे तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया है। ये धातु का तार है, ऐसे इसको स्टैंड से ऐसे बांधना है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। आपने क्या देखा वो लिखना है।
क्या धातु का तार द्रवित होता है? क्या ये लिक्विड में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है तार? तो देखो ये तार बांध दिया हमने, इसको मोमबत्ती या बर्नर के साथ इस तरफ से, स्टैंड की तरफ से गर्म करेंगे। दूसरी जगह पे यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने मोम के साथ एक पिन लगा दी है। इस तरफ से हमने गर्म करना स्टार्ट किया है। तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे वो हम नीचे से पढ़ेंगे। अब उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो क्या पता लगा हमने, हम देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या था, थोड़ी देर के बाद ये तार गर्म हो जाएगा और इस तरफ जो मोम लगा था वो पिघल जाएगा, पिन नीचे गिर जाएगी। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये बहुत अधिक तापमान पर जाके गलते हैं, ऐसे नहीं गलते हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर तथा कॉपर, ये दोनों धातुओं के नाम हैं, ये ऊष्मा के सबसे अधिक अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ये दो धातुएं ऐसी बता दी हैं, कौन कौन सी, लेड तथा मरकरी, लेड तथा मरकरी। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए पता करते हैं, इसके बारे में हम पता करते हैं कि क्या इसमें ऊष्मा तो चली गई। सिल्वर और कॉपर सबसे अधिक सुचालक हैं। मरकरी तथा लेड ये कुचालक धातुएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्सन है। उसके बाद पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3.6। इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या बताया है कि चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट या परिपथ तैयार कर दीजिए। ऐसे हमने रेडियो वाला सेल लेके दो तार जोड़ के, एक बल्ब जोड़ के, स्विच जोड़ के ऐसे जोड़ना है, बीच में कट लगाना है, जिससे हम धातु की वो उसको चेक करेंगे। तो क्या बताया है, जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में ए टर्मिनल तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से इसमें रखना है। क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता लगता है, जिस भी धातु को हमने चेक करना है उसको हम ए तथा बी के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ए तथा बी के बीच में, जो ये यहाँ पे दिखाया गया है। और सर्किट पूरा होते ही अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो सुचालक है, और नहीं जलता है तो इसका मतलब क्या है, वो कुचालक है। तो आगे देखिए क्या बताया है। आगे बताया है, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? आपने देखा बिजली जो घर में आती है वो जो तार होते हैं उन पर रबड़ की एक परत होती है। ऐसा क्यों होता है? जब धातुएं किसी कठोर सतह पर टकराती हैं तो क्या होता है, जब जो धातु होती हैं वो कठोर सतह पर टकराती हैं तो क्या होता है, क्या वह आवाज़ उत्पन्न करती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें दैवानिक या सोनोरस कहते हैं। दैवानिक या सोनोरस क्या कहते हैं? तो धातुएं हैं कठोर जगह पे टकराने के बाद आवाज़ पैदा करती हैं, उनको हम दैवानिक या सोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? ताकि वो आवाज़ को पैदा कर सके, इसलिए वो धातु की बनी होती है। उसके बाद है 3.1.2 अधातु। अधातु को हम पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है।
इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैस हैं। ब्रोमीन ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड होती है, तरल होती है, और ब्रोमीन को हमें Br से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Br से ब्रोमीन को लिखते हैं। तो क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। तो अब इनके बारे में हम पता करते हैं कि क्या इनके भी कुछ गुणधर्म होते हैं अधातुओं के, उनके ऊपर चर्चा करेंगे क्रियाकलाप 3.7 के अंदर। तो कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, या तो कोयला है कार्बन का या ग्रेफाइट लेंगे हम। सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। सल्फर और आयोडीन लेंगे, कार्बन लेंगे। इन धातुओं से 3.1 से 3.4 तथा 3.6 तक के क्रियाकलाप को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो इनसे हमने क्या क्या लिखना है? हमने ये दिखना है, जो नीचे टेबल बनाई गई सारणी है, ये हम देखेंगे किसके साथ? कार्बन के साथ, सल्फर और आयोडीन के साथ, कि ये कितने कठोर हैं, आघात वरीयता कितनी है, ये इनसे चादर बनेंगे नहीं बनेंगे, तार निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, विद्युत चालकता इनके अंदर है या नहीं है, ध्वनिकता मतलब कि ये सोनोरस है या नहीं है, आवाज़ पैदा करते हैं या नहीं है, ये हम इनके साथ करके देखेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या निष्कर्ष आता है कि सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों पर चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो हमारे पास क्या निष्कर्ष आया वो हम पढ़ते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट आ गया है। तो सबसे पहले केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। एक बात क्या है कि केवल हम भौतिक आधार पे हम ये नहीं बता सकते ये धातु है या अधातु है। इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, अब उदाहरण देखिए, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब कि तापमान अगर ज़्यादा नहीं है, कमरे जितना है लगभग, तो क्या होता है, मरकरी को छोड़ के, पारे को छोड़ के सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन हमने वो तार जलाया था मोम लगा के, तो हमने पता लग गया था कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। ये मतलब कि हमारा हाथ की गर्मी लेके गैलियम और सीजियम दोनों धातुएं पिघल जाएंगी। इनका गलनांक इतना कम होता है। अगला पॉइंट है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। हमने एक बात देखी थी कि रेगमार से जब साफ किया था धातुओं को, वो चमकदार थी। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला, ये तो अधातु है फिर भी चमकीला है, ये अपवाद है। फिर है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो क्या बताया, जो कार्बन है अधातु है। हम ये नहीं समझना कि सारी जो अधातु वो नरम होती हैं। तो ये इसका जो अपरूप है हीरा, दुनिया में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप है जो विद्युत का सुचालक है। मतलब कि कुछ अधातुएं भी विद्युत की सुचालक हो सकती हैं। उसके बाद अगला है अक्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये धातु भी इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। इनका घनत्व भी और इनका गलनांक भी कम होता है।
तत्वों के उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता के से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे हमने क्या सीखा, एक बात सीखी कि किसी भी तत्व को हम सिर्फ भौतिक आधार पे ये नहीं बता सकते कि ये धातु है या अधातु है, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद होते हैं जो हमने पढ़े। उसके बाद क्रियाकलाप 3.8, तो हमने अब 3.8 पढ़ना है। तो क्या बताया, मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर का चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी, रिबन, जो हमने पहले पार्ट में पढ़ाया था, और थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके पानी में घोल दीजिए। राख क्या थी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने वो वीडियो में नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जब इसको पानी में घोलते हैं H2O क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसमें पानी में हमने घोल देना है, ये आप अगर याद करना चाहो तो कर सकते हैं। उसको घोल दिया है, फिर लाल और नीले लिटमस पेपर पर विलयन की से जांच कीजिए। फिर इस जो ये घोल दिया है इसको लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या अक्षारीय, ये देखना हमने। जो ये मैग्नीशियम से बना है वो अम्लीय है या अक्षारीय। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। ऐसे ही हमने सल्फर को जला दिया है। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक प्रखनली लीजिए। अब उसके ऊपर जो धुआं था उसको हमने इकट्ठा कर लिया है एक प्रखनली में, और फिर क्या करना है, फिर इस प्रखनली में जल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब उस धुएं में हमने पानी डाल दिया है और इसे धुएं वाले पानी को, या जो लिक्विड बन गया है, नीले लाल लिटमस पर विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है, ये देखिए। क्या आप इन क्रियाकलापों के समीकरण लिख सकते हैं? अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं, तो ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है। जो अधातुएं हैं, अधातुएं जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। धातु क्या बनाएंगी, अम्ल। वहीं अधिकतर धातुएं, जो धातुएं हैं वो अक्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके अगले भाग में हम धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे कैसे होते हैं। आपने यहाँ तक देखा, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को